वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों ने खूब जम के पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस में क्या करना पड़ेगा, आपको पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर्स का पेपर ज़रूर देखना पड़ेगा। मैंने भी पहले पिछले ईयर का पेपर ही देखा था और अक्सर ये देखा गया है कि पिछले ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ही बार बार उसको रिपीट किया जाता है। अलग अलग ईयर के क्वेश्चन को कुछ उसमें से हमेशा उसको रिपीट किया जाता है। और एक बात और बता दे रहे हैं मेरे फ्रेंड्स जो सी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़रा भी मत घबराइएगा। इसका लोग इतना हवा बना देते हैं, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि सी टेट का एग्ज़ाम है, कोई निकाल नहीं पाता है, बहुत कम रिजल्ट आता है। कुछ नहीं, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे और सही कंटेंट पढ़ेंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। एक अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में निकाल देंगे, जैसा कि मैंने निकाला था। मुझको भी बहुत लोगों ने बोला था कि सी टेट इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, ये है वो है, इतना कठिन आता है, समझ में नहीं आता है, ये केंद्र सरकार करवाते हैं, इसको देना बहुत कठिन है, सारे इंडिया के लोग इसको देते हैं तब भी नहीं निकल पाता है, ये वो। अरे मुझे बहुत मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया था, मेरे दिमाग में एकदम भर दिया गया था कि बहुत ही कठिन एग्ज़ाम होता है, बहुत कठिन होता है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैंने तैयारी की और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा तो मैंने यूँ चुटकी बजाते एग्ज़ाम निकाल लिया। और मैंने दोनों एग्ज़ाम, प्राइमरी और जूनियर दो था, सेकेंडरी जो 6 to 8 था, उसको भी दोनों मैंने एक साथ और एक ही सेंटर पड़ता, एक ही जगह सेंटर पड़ा था, मैंने 2 पाली में एग्ज़ाम दिया था और मैंने वो एग्ज़ाम निकाल लिया। और ज़रा भी मेरे माइंड पर प्रेशर नहीं था। आप ज़रा भी प्रेशर मत डालिए, एकदम नॉर्मल रहिए, एकदम हवा है, एकदम कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि सी टेट का एग्ज़ाम मेरे सामने कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल एग्ज़ाम है। लोग ऐसे ही आप लोग पर प्रेशर डालते हैं कि ये है, कुछ नहीं है। सी टेट का एग्ज़ाम वही लोग देंगे जो बीएड होंगे या बीटीसी होंगे। तो इसमें जो कंटेंट रहता है, इसमें जो वही जो रहता है जो आप बीएड बीटीसी में पढ़े रहते हो। हाँ, सी टेट का ये है कि थोड़ा इसमें विस्तृत पूछा गया रहता है, थोड़ा इसमें पेडोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया रहता है, ये बस है और कुछ नहीं है। आप मेरे फ्रेंड्स, आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं बता रही हूँ, इसको आप ज़रा भी भारी मत लीजिए, इसको ज़रा भी टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे, बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत ही आसान पेपर आता है, बहुत ही आसान पेपर आपके लिए आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का जो रिवीजन होता है, रिवीजन शुरू करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स का मैं पेपर का आपको एक एक पेपर का रिवीजन आपसे कराती जाऊंगी और मैं इसमें क्या करूँगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी, जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ आपका 2-3 क्वेश्चन भी तैयार होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हल प्रश्न पत्र 1 to 5 सितंबर 2016 का है। और ये ज़रा भी हल्का मत लीजिएगा कि ये पिछला पेपर है, नहीं, हो सकता है इसी पेपर में से आपके क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और इसको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है लेव वाइस्गोस्की, ये जो है पहला जो मेरा वीडियो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जितना क्वेश्चन आया है सी टेट में उसका मैं अलग से लेकर वीडियो आऊँगी। यहाँ पे मैं पेपर हल करा रही हूँ, उसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये पेपर है। और अगर आपको कोई और समस्या है, कोई और आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन होता है लेव वाइस्गोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि लेव वाइस्गोस्की का जो प्रयोग हम लोगों ने देखा है उसके आधार पे आपसे बोला जा रहा है। तो इसका जो आप ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें धुंधला आ गया है, थोड़ा सा इसको मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसका, कि सहयोगी प्रोजेक्ट,
लेवास्की ने कहा है कि जो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले। तो आप शिक्षक हैं, तो आपका पहला जो दिया गया है ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानवीकृत प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानवीकृत प्रोजेक्ट, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइसगोस्की जो है रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने समाज संरचना सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या किया था, लेव वाइसगोस्की ने समाज संरचना सिद्धांत दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से एक आपका बन गया कि लेव वाइसगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, समाज संरचना सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार क्या है, बच्चों के लिए सहयोगी जो होती है वो प्रोजेक्ट विधि जो होती है सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ पे दूसरा जो है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही इसका आंसर है। यहाँ पे हम लोगों ने दो देख लिया कि लेव वाइसगोस्की का सिद्धांत क्या है, लेव वाइसगोस्की का सिद्धांत है समाज संरचना सिद्धांत। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपनी कक्षा के व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। आप सोचिए, व्यक्तिक विभिन्नताएं मतलब कि बच्चा जो होता है, कोई बच्चा बहुत तेज होता है, हर बच्चे की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। कोई बच्चा थोड़ा कम तेज होता है, थोड़ा मीडियम होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बच्चा बहुत कम बोलता है, कोई बच्चा जो होता है वो अपने आप में गुम रहता है लेकिन काम पूरा करता है। तो ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो उसको निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया गया है। अब आप एक टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकल करिए। यहाँ पे मेन पॉइंट ये समझना है, मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम को क्रैक किया था, दोनों एग्ज़ाम को टेट सीटेट का दोनों पेपर मैंने क्रैक किया। इसी तरह कि मैं खुद को वहाँ पे रखती थी, कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं खुद को वहाँ इमेज कर लेती थी और मैं सोचती थी कि ऐसे परिस्थिति में मैं रहूँगी तो क्या करूँगी, तो मुझे उत्तर देना आसान हो जाता था, मैं आंसर बहुत जल्दी दे देती थी। तो आप सोचिए, आपके क्लास है, क्लास में बहुत किस्म के बच्चे हैं, सब बच्चों की अलग अलग क्वालिटी है, तो आप कैसे निपटेंगे। तो क्या करें, ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन देखेंगे तो आपको सारा आंसर आ जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि सी टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया, मैं ऑप्शन देख के आंसर फटाक से निकाल लेती थी। और ऑप्शन देखिए इसका क्या है, इसका ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हो। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और शिक्षक आकलन के समान तरीके कैसे हो सकते हैं, जब यहाँ बच्चा, कोई तेज बच्चा है, कोई सुनने में तेज है, कोई बच्चा धीरे सुनता है, कोई बच्चा जो है वो जल्दी समझता है, कोई बच्चा धीरे समझता है, तो समान आकलन कैसे होंगे, तो ये गलत होगा। बच्चे को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। अब बच्चा जो है, जो 20 में 20 पाया है उसको अलग कर दे, उसको तेज बच्चा है, इसको, और जो बच्चा 20 में 5 मार्क्स पाए उसको अलग कर दे और बताएं कि ये बच्चा देखिए तेज है, ये बच्चा कमज़ोर है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये पढ़ने में बहुत वो है, कमज़ोर है, गधे हो, ये हो। तो ये गलत है। किसी बच्चे को हीन भावना से नहीं ग्रसित करेंगे। कोई पढ़ने के आधार पर केवल बच्चे को आप नहीं कर सकते बच्चा पढ़ने में तेज है तो बहुत अच्छा है, नहीं। कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं रहता है तो भी अच्छा रहता है, अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर हर तरह की क्वालिटी भरी रहती है। बच्चे से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये सही लगता है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ने में वो उसका मन लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है उसके में, तो ये मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट होगा। मेरा स्टूडेंट रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूँगी, बच्चे से क्या करूँगी, बातचीत करूँगी और उसके दृष्टिकोण को महत्व दूँगी। क्यों नहीं कर पाते हो जल्दी बेटा, क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हो, तो बोलेगा कि मैम मैं जल्दी जल्दी लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, मेरा जो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप उसको लिखने का समय दोगे। आप क्वेश्चन पूछोगे तो बता नहीं पाएगा, तो आप पूछोगे क्यों नहीं बता रहे हो, तो बोलेगा कि मैं हकलाता हूँ या फिर मैं जल्दी नहीं बोल पाता हूँ, क्लास के बच्चे मजाक उड़ाएंगे। आप उसका दृष्टिकोण देखो, उसका देखो कि क्यों नहीं बच्चा ये ऐसे मेरे क्लास में सहभागिता लेता है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे तीनों नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये आप प्रैक्टिकल करके खुद पर ये निकाल सकते हो, आंसर आ गया फटाक से। ये दूसरा का क्वेश्चन नंबर सी,
देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, आप समझते नहीं हैं, एकदम एकदम आसान है। अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि ये सारे टीचर्स के लिए ही पूछा जाता है, टीचर्स के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि अगर टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या, इसमें आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे की परिस्थिति में क्या क्या आप निर्णय ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन मतलब कि बच्चों का जो हम लोग आकलन करते हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आकलन करते हैं, तो उद्देश्यपूर्ण होगा, मतलब उसका एक उद्देश्य होगा, उद्देश्य की पूर्ति करेगा। उद्देश्यपूर्ण मतलब कि वो उद्देश्य पूर्ति करेगा, आकलन उद्देश्य पूर्ति करेगा यदि क्या होगा, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ये सही है कि आप जो आकलन कर रहे हैं इसकी उद्देश्य की पूर्ति हो कि बच्चे जो है तनाव में आ जाए, भय में आ जाए कि अब हम लोग का एग्ज़ाम होगा, अब क्या होगा, अब हम लोग के टीचर जो हैं हम लोग का ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। अब देखिए क्या होगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। तो यहाँ पर है आकलन करने के लिए, मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया और आपको देखना है कि बच्चे उस चैप्टर को कितना उसको ग्रहण किए हैं, तो आप हल्का फुल्का टेस्ट ले सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आकलन हो गया। तो उद्देश्य होगा कि अगर विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक मिले, टीचर पूछे विद्यार्थी से कि आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आ गया, तो टीचर बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आंसर सही है। यह केवल वर्ष में एक बार वर्ष के अंत में हो, बिल्कुल नहीं, इससे पता नहीं चलता है कि उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं। उद्देश्य की पूर्ति मतलब कि बच्चों को आपने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, ये भी नहीं होगा। तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? कोई गणित में तेज है, कोई हिंदी में तेज है, कोई अंग्रेजी में तेज है, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे परफेक्ट उत्तर होगा कि विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार कि वो क्या है, सत्तावादी है, अधिनायकी है, या अनुमति परक है, या सुविधादाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो क्या है, सुविधादाता है, क्योंकि वो सत्तावादी हो नहीं सकता है शिक्षक, नायकीय भी हो नहीं सकता है, और अनुमति परक भी नहीं हो सकता है। सुविधादाता यानी कि शिक्षक जो होता है, सुविधादाता सुधम करता और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों को। तो यहाँ का इसका उत्तर होगा, ये गलत होगा, ये उत्तर होगा सुविधादाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। यहाँ पे क्या करती है कि अनुसंधान यानी कि सिखाते हैं कि जो विविध कक्षा है उसमें विद्यार्थियों से शिक्षा की क्या अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों के अधिगम की पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारण होती है, या आगे देखिए, या के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है, 5 में से जो आंसर इसका जो विकल्प है वो विकल्प सही है ए। क्या है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। शिक्षिका जो पढ़ाती है विद्यार्थियों को, तो उस पर जो अधिगम होता है उसका महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता होती है, तो उनको शामिल करना क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है,
विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा या शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है? ये आंसर सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभवों को बढ़ाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि विविध प्रकार की, यानी कि बच्चे जो हैं अलग अलग स्थान से आए हैं, अलग अलग वो राज्य से आए हैं, तो उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जो हैं उससे युक्त कक्षा, मतलब कक्षा जो है उस बच्चों से युक्त है, तो सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है कि कोई बच्चा मद्रास से है, कोई बच्चा बंगाल से है, कोई बच्चा पंजाब से है, कोई बच्चा उत्तर भारत से है, कोई बच्चा दक्षिण भारत से है, तो इससे क्या होता है और सभी विद्यार्थियों में अधिगम का स्तर, अनुभव बढ़ता है। तो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है? नहीं, बिल्कुल ये आंसर गलत है। क्यों? ये तो सही है ना, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग विविध 7 बच्चों के साथ रहेंगे। कोई पंजाब है, पंजाबी की भाषा सीखेंगे, पंजाब के रहन सहन, पंजाब के जो त्यौहार होते हैं वो जानेंगे। कोई उत्तर भारत से वहाँ के त्यौहार जानेंगे, कोई दक्षिण भारत का है, वहाँ से बच्चों के अलग अलग तरह से बच्चों का विकास जल्दी होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इससे ये गलत है ये, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। बिल्कुल नहीं, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल, अगर कोई पंजाबी बच्चा है तो सारे बच्चे बोलेंगे थोड़ा मुझे पंजाबी सिखा दो, तो अगर कोई बच्चा गुजराती है तो सारे बच्चे उससे गुजराती सीखेंगे। अगर कोई बच्चा मद्रासी है तो सारे बच्चे अलग अलग, इससे ये सही है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ज़्यादा किताबी कीड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस से भी आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीटेट जो बहुत हुआ नहीं है, आप इसको आसानी से बिना टेंशन के इसको आंसर दीजिए, पेपर हल करिए और देखिए आपका पेपर कितना अच्छा हो जाता है। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। यहाँ बात हो रही है सुनने में असमर्थ बच्चे की। बच्चा जो है उसको सुनने में उसकी क्या है, उसको कमी है, तो क्या हो रहा है, उसको क्या करना है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, क्योंकि वो सुनने में कमज़ोर है, उसके सुनने में उसका कमी है, तो उसमें बच्चे की क्या गलती है, वो सुन नहीं पाता है। तो ये आंसर गलत है, बच्चों को नियमित विद्यालय में नहीं, ये गलत है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उससे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ ये अन्याय हो रहा है कि वो सुनने में कमज़ोर है तो क्या करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, केवल बस पेट भरने के लिए उसको व्यावसायिक शिक्षा सिखा देनी चाहिए। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ये सही है, क्योंकि वो जो आम विद्यालय होता है वो बच्चा सुनने में केवल असमर्थ है, बाकी उसके में एलिजिबिलिटी है, वो सब कर सकता है, पढ़ सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, बोल सकता है, सब कर सकता है। तो उसे क्या किया जाए, जो आम विद्यालय नियमित विद्यालय में अच्छा कर सकता है, बस उसे कुछ सुविधा दे दी जाए, कान में लगाने वाला जो दिया जाता है वो उपलब्ध करा दिया जाए। देखिए बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे, गलत है। ये आंसर होगा सी, सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी कि जो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट प्रतिभावान कौन है, कौन सी विशेषता है, क्या है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है? नहीं, ये भी नहीं है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। आगे, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। यहाँ पे है कि अगर बच्चा जो है बहुत प्रतिभावान है
तो क्या होता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं उसके लिए, तो वो क्रम कम प्रेरित होता है और ऊब जाता है, उसको कक्षा उबाऊ लगती है। उसके अंदर टैलेंट है तो उसको कक्षा में कुछ न कुछ उसको नया चाहिए करने को, गतिविधि जो होती है उसको हमेशा एक्टिविटी कुछ न कुछ चाहिए। तो ये आंसर होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ये अच्छा है। मान लीजिए आप एक शिक्षिका हैं और अपने प्राथमिक कक्षा में 1 to 5 की कक्षा में आपको पढ़ाई को अधिक अच्छा बनाना है, अधिगम को बच्चे अच्छे से समझें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद देखिए। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देके, अधिगम में आप क्या करेंगी, अब कोई बच्चा जल्दी लिख लिया तो आप उसको पुरस्कार देने लगेंगी, कोई बच्चा जल्दी पढ़ लिया तो पुरस्कार देंगी, छोटी छोटी बातों के लिए आप पुरस्कार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बच्चा लालची हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा नहीं, ये भी नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देके, अब ये तो हल्का हल्का लग रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं। अब इस तरह होगा कि प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे तो हमेशा विद्यार्थी जो एक दूसरे से वो प्रतिस्पर्धा करता रहेगा और उसमें आपस में बेमेहनत से बढ़ेगा, तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, वेरी गुड, ये आंसर सही है कि जो पढ़ाई हो रही है उसके जो कंटेंट को आपको क्या करना है, जो बच्चे को पढ़ा रहे उसके जीवन से, उसके आसपास के वातावरण से, उसके पारिवारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएंगे तो जल्दी सीखेगा। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है कि उसको बच्चे को कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे को बताएंगे कि किसी के नाम को, तुम्हारे वस्तु के नाम बताओ एक घर की, चलो एक घर के किसी जानवर का नाम बता दो, चलो अपने तुम्हारे घर का नाम बता दो, तो ऐसे बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो ये इफेक्टेबल होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये सही है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही है। कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये सही है। कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो यहाँ पे बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, बच्चे निष्क्रिय रह ही नहीं सकते हैं, सारे बच्चे एक्टिव होते हैं। जितने बच्चों को देखेंगी किसी न किसी क्षेत्र में या किसी न किसी कार्य में एक्टिव रहते ही हैं। तो ये आंसर ये गलत है, बाकी ये सही है। समस्या का समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, यानी कि बी सी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। बच्चों में कौन सा विकास, संप्रत्यात्मक विकास को क्या करना है, प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे क्या है, प्रभावी है। कौन सी है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों का अपने आप समझा जाना चाहिए, ये सही है। कि आगे देखिए क्या सही है, ये गलत है। आगे क्या है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के बहुत से उदाहरण देकर उन्हें तर्क शक्ति के उपयोग के लिए तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। कि उनका संप्रत्यात्मक विकास कैसे होगा, कि बच्चों का जो तर्क शक्ति क्षमता है उनको विभिन्न उदाहरण देकर उनको क्या करना है, उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड तो देना ही नहीं, एकदम नहीं देना है, ये भी गलत है। पुराने प्रत्ययों के संदर्भ नहीं, याद करने के लिए कहकर कुछ नहीं, बच्चे को दे दिया जाए याद करो, इससे बच्चा याद नहीं करेगा, उसको आपको नया नया तरीका सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सही है कि उदाहरण देकर बच्चों को तर्क शक्ति क्या करना है, उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। हाँ, ये भी देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे जो होते हैं प्राइमरी के वो किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कहाँ, कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। पहला एक आंसर हमको लग रहा है सही है, क्योंकि वो लगते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, इनकी जो होती है आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है।
संवेगात्मक यानी कि उनके इमोशंस की पूर्ति होती है, वो जो चाहते हैं वो अनुभव करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ मेरा भी क्या है, कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। आंसर ए सही है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं आंसर, ये गलत, तीनों आंसर गलत है। कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है, यहाँ पर है शिक्षक क्या करता है, केवल आदेश देता है, नहीं। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, यहाँ केवल पढ़ने लिखने और गणित के लिए, ये भी नहीं है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षक अधिगम में आगे रह रहा है, सक्रिय रह रहा है, विद्यार्थी निष्क्रिय रह रहा है, तो कहाँ से अधिगम होगा। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा ए, आंसर ए सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चा जो कौवे को देखता है और उसको क्या बोलता है, पक्षी। तो आपको क्या समझ में आता है, बच्चे में कौन सी विचार भरे हुए हैं। देखिए तो क्या होता है, ए ऑप्शन है इसका, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। नहीं, बच्चा पहले से नहीं जानता है कि ये पक्षी है, कौवे को पक्षी बोलता है। आगे क्या है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे में क्या हो चुका है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। वो जानता है कि कोई भी उड़ने वाली जो होती है चीज़, कोई उड़ने वाला जंतु होता है उसको क्या बोलते हैं, पक्षी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब एक बार देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। वैसे बी सही लग रहा है मुझे, हाँ बी सही है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, हाँ ये भी सही है। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी और सी, बी, ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कोई शिक्षक का अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आपको अपने विद्यार्थियों को, मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, मान लीजिए आप कोई वर्क दे दिए हैं, तो अपने स्टूडेंट से आप क्या कहेंगे कि बच्चे उसको कार्य करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित हो सकें। तो आपको क्या करना है, ये आपका खुद का, आप ऐसे खुद से कह के आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं कि मैं क्या कहूँगी कि बच्चे जल्दी से उसको करेंगे। पहले आप क्या कहेंगी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसको बोलेंगे कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ये प्रेरणा दे रही हैं कि उसके करने से पहले, यानी कि दूसरे बच्चे से पहले आप तुम जल्दी से कर लो, जल्दी चलो उसको करने से पहले कर लो, देखो वो कर रहा है, उससे पहले तुम समाप्त कर लोगे। तो बच्चे जो है काम को जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। अब दूसरा क्या दिया है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसने एकदम ठीक कर दिया है। तो बच्चे को यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, बच्चे को क्या दे रहा है, उसको हर्ट किया जा रहा है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने एकदम ठीक किया है। यहाँ उसको तुलनात्मक ढंग से बोला जा रहा है। बच्चा उससे क्या होगा, प्रोत्साहित नहीं होगा, बच्चा और काम को बिगाड़ने लगेगा। वो ठीक कर रहा है लेकिन आपने बोल दिया तो वो अपने को लगेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। और काम जल्दी पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, ये सही है, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, नहीं ये भी सही नहीं है। बच्चे को हमेशा लालच देकर काम नहीं कराया जा सकता, ये प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, आप तो लालच दे रहे हैं। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो ये भी आंसर, ये भी गलत है। यहाँ आंसर ए सही है। हमारे जो आंसर की जो दिया है हमारे बोर्ड ने, उसने ए को सही माना है। चलो उसे करने से पहले समाप्त कर लो। वैसे ये भी आंसर सही हो सकता है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो ये भी हो सकता है सही, लेकिन आंसर माना गया है ए को। चलिए आते हैं, अब आपको 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया है बाल विकास का, 15 क्वेश्चन आपको करा दिया है, 15 क्वेश्चन बाल विकास का अब अगले वीडियो में लेकर आते हैं। अगर आप इसका और क्वेश्चन और आप चाहते हैं इसका पार्ट बनाऊं और वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाए। और हाँ,
और आप लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए फिर आपको नए वीडियो के साथ और बाकी के 15 क्वेश्चन और हम विस्तृत जानकारी लेकर आते हैं। और इसमें का 2016 का हिंदी का, 2016 का आपका इंग्लिश का, 2016 का आपको मैथ का, सारा हम पर्यावरण अध्ययन सारा कराएंगे। एक के बाद वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद, और आपको वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आगे के 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आता है आगे के 15 क्वेश्चन के लिए।